नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे बिहार का रण दूसरा चरण। बता दें आपको कि आज बिहार के रण का दूसरा चरण है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के आखिरी चरण का आज शंखनाद हो चुका है। दूसरे और आखिरी चरण के लिए सुबह 7 बजे से बिहार की 122 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई। दूसरे फेज में गयाजी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में वोटिंग जारी है। विधानसभा चुनाव 2025 में लोकतंत्र के महापर्व में आज दूसरे और आखिरी चरण का मतदान जारी है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। गयाजी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में वोटिंग की जा रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें 1165 पुरुष, 136 महिला और एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल है। बिहार वो जमीन है जिसे देश को लोकतंत्र का पहला पाठ पड़ा है, लेकिन आज यही बिहार फिर एक बार अपने भविष्य के चौराहे पर खड़ा है। चुनाव कोई त्योहार नहीं होता, ये होता है हिसाब किताब का दिन, और इस बार हिसाब थोड़ा लंबा और पेचीदा है। पिछले सालों से बिहार की सियासत में एक ही कहानी है, नीतीश कुमार जी को लेकर कसम खाना और फिर कसम तोड़ देना। जनता पूछ रही है गठबंधन है या म्यूजिकल चेयर्स का गेम। उधर तेजस्वी यादव है जो कहते हैं कि युवाओं को नौकरी नहीं तो कुर्सी नहीं, और इधर एनडीए है जिसके पास डबल इंजन का वादा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो इंजन पटरी पर चल रहा है। एक तरफ विकास के दावे हैं तो दूसरी तरफ बढ़ते पलायन, गरीबी और बेरोजगारी का दर्द। एक तरफ जातिगत जनगणना का शोर है तो दूसरी तरफ आरक्षण का नया दाव। सबसे बड़ी बात, इस चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है। ये वोटिंग बदलाव के लिए है या फिर पुरानी सरकार पर भरोसे के लिए। मतदाता ने खामोशी से अपना फैसला सुनाया है। क्या बिहार की जनता ने विकास बनाम जाति में से किसी एक को चुना है? क्या युवाओं की बेरोजगारी इस चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगी? रिकॉर्ड वोटिंग किसके पक्ष में है, बदलाव की लहर या सत्ता की वापसी? बिल्कुल सही कहा आपने। पहले चरण का मतदान जो है वो जिस तरीके से संपन्न हुआ, और खास तौर पर जो पिछली बार जो पोलिंग हुई है वो बता रहा है कि इस बार जो है वो मतदान कबूल जरूर है। सर मुकामा में ईवीएम के पास जाके बात से परेशान जो ऐसा तो नहीं हो रहा है, इसमें तो साफ साफ समझ में आ रहा है। खास करके इसमें इस बार जो आमतौर पे जो बाहर के जो प्रवासी मजदूर हैं उनका जो बिहार में रुक जाना आने के बाद, दूसरा एक एक्स फैक्टर इसका एक इस बार यूथ वाला है, जिसमें बहुत ज्यादा आमतौर पे बदलाव की आकांक्षा है और रोजगार को लेकर के उसके अंदर एक बहुत वो है। तीसरा मान लीजिए ये जो आप देखेंगे कि महिलाओं वाला जो सवाल है, जिसको आमतौर पे बहुत प्रचारित किया जाता है कि वो नीतीश के साथ चला जाएगा या जाता रहा है, लेकिन अगर उसको आंकड़ों में देखें तो उसमें वो रियल रिपोर्ट नहीं है। वो आमतौर पे 45-46% अगर महिलाएं वहां जाती हैं, तो पिछली बार भी आप देखिएगा कि 37% महिलाएं महागठबंधन के साथ थी। तो इस बार लेकिन अगर आप देखिएगा कि 10,000 जरूर उनको आकर्षित कर रहा है, लेकिन केवल 10,000 का मसला नहीं है। 30,000 जो जीविका बहने हैं उनको जो अस्थायी नौकरी की बात है, या यूथ है उसको संविदा से अस्थायी करने की बात है, हर घर में एक सरकारी नौकरी की बात है।
तो ये एक सवाल ऐसा है, ये एक ऐसा फैक्टर है, एक्स फैक्टर इसका कह लीजिए इस चुनाव का, कि जो इस बार एनडीए के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। दूसरा, अगर आप इसमें देखेंगे कि एनडीए के अंदर इस बार बहुत तनाव है। उसके बनिस्पत महागठबंधन के शुरुआती दौर में महागठबंधन के अंदर तनाव था, जब तक कांग्रेस और राजद के बीच में टकराव हो रहे थे और सीट को लेकर के लड़ाई हो रही थी। राहुल गांधी बिहार में आना बंद कर दिए थे। बीच में फिर मान लीजिए लालू यादव को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, या वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से आए, और जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया गया। लेकिन तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री घोषित होने के बाद चीजें 180 डिग्री बदल गई। वो दबाव एनडीए पे चला गया, और एनडीए को अब ये के ऊपर दबाव चला गया कि आपका मुख्यमंत्री कौन आपका मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? और नीतीश के जनाधार में भी ये बहस चली गई। और ये पहले चरण में जो रिपोर्टें आ रही है जगह जगह से, वो रिपोर्ट ये आ रही है, साफ साफ आ रही है कि वोट ट्रांसफर एनडीए के अंदर बहुत कमजोर हुआ इस बार। ये बहुत खतरे की घंटी है एनडीए के लिए कि जदयू का जनाधार बीजेपी के साथ गया कि नहीं गया, जदयू का जनाधार जो है लोजपा के साथ गया कि नहीं गया, या बीजेपी का जो अपर कास्ट जनाधार है जो हर हाल में इस बार अपना मुख्यमंत्री चाह रहा है, या उसके अंदर ये बात चली गई है बीजेपी के ही कैंपेन के जरिए, तो वो हिस्सा जदयू के साथ, जदयू के कैंडिडेट जहां होंगे वहां वोट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये रिपोर्टिंग जो आ रही है, इस अंदर का एक तनाव ज्यादा प्रमुख बन गया है। और इसलिए मेरा मानना है कि ये सीधे सीधे आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि कोई लहर है किसी के पक्ष में, लेकिन इसमें एज जो है महागठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इधर ये जो बार बार जिसको हम लोग आमतौर पे बोलते रहते हैं कि बिहार में देखिए इस बार जो आमतौर पे लोग माना जा रहा था कि नीतीश फैक्टर बहुत कमजोर हो रहा है। नीतीश अब उनको आमतौर पे एनडीए ने कमजोर आंक लिया और भाजपा ने कमजोर आंक लिया, यहां तक कि विपक्ष ने भी उनके ऊपर हमला कम किया। तो आप इसको भी देखेंगे कि एनडीए भले थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन नीतीश फिर से मजबूत होंगे। एक तरह से कह लीजिए तो बिहार में राजद और नीतीश के बीच की जो लड़ाई है वो ज्यादा प्रमुखता से उभर के आई है, और लोग इसमें सहयोगी फैक्टर ही बने रहेंगे। लेकिन मूलतः ये लड़ाई अब नीतीश और राजद के बीच की हो गई है। बिल्कुल मनीष जी, देखिए बिहार की राजनीति में वाई समीकरण कितना अहम रहा है, और इस बार क्या समीकरण जातिगत जनगणना के बाद टूटेगा? देखिए ये समीकरण तो और मजबूत हुआ इस बार। वाई समीकरण जो है, जैसे आप अभी सीमांचल में 24 सीटें हैं। पिछली बार आमतौर पे इसमें से यहाँ महागठबंधन का पिछली बार कमजोर प्रदर्शन था, और चूंकि पहले 3 चरण में चुनाव हुए थे बिहार में, तो पहले दूसरे चरण में ही ये बात चली गई कि राजद बहुत बड़े पैमाने पर जीत के आ रही, मतलब महागठबंधन बहुत बड़े पैमाने पर ताकतवर होकर आ रही। तो आमतौर पर सीमांचल के इलाके में माइनॉरिटी के लोगों ने सोचा कि अब तो महागठबंधन जीत ही रहा है, तो कम से कम अपने कुछ लोगों को भी विधायक बना लिया जाए। उस प्रक्रिया में आप देखिएगा कि एमआईएम को सीटें मिली थी, और ये मान के लोग चल रहे थे कि चूंकि महागठबंधन जीत चुका है तो सीमांचल में उन्होंने ओवैसी के साथ खड़ा होना ये एक एजेंडा बनाया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आमतौर पे सीमांचल में महागठबंधन थोड़ा मजबूत होगा, ओवैसी साहब थोड़ा कमजोर होंगे। ओवैसी साहब अब वो फैक्टर नहीं रहने वाले। तो मेरा मानना है कि एमवाई जो पहलू था, जो पिछली बार सीमांचल आते आते कमजोर हुआ था, इस बार ज्यादा इंपैक्ट है, ज्यादा वो जो है मजबूत है। और ये मजबूत होने के चलते और भी हिस्सा इस एमवाई गठबंधन के साथ जुड़ता गया है। बिल्कुल देखना होगा मनीष जी कि इस बार बिहार में कौन सत्ता पर काबिज होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात कर रहे हैं बिहार का रण दूसरा चरण। आपको बता दें कि दूसरे चरण के जो मतदान है वो सुबह से जारी है। हालांकि लगातार जो है वो वोटिंग हो रही है। महिलाएं बढ़ चढ़कर इस बार बिहार चुनाव में भाग ले रही है। हालांकि 14 को पता चलेगा कि बिहार की सत्ता पर आखिर काबिज कौन होगा। फिलहाल आज पेशकश में देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।